हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 इकोनॉमिक्स से गाला पेपर 4 का सेक्शन डी। ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे पूरा सेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने जितने भी दोस्त है ना सबको ये वीडियो भेज दो और उनको भी कह दो कि वो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहे। और अगर आप लोग अपने 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम चारों के आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, एज वेल एज आपके हर एक डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी इस बैच में ज्वाइन होने के लिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, या तो प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हो यूजीटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का पेपर 4 का सेक्शन डी। तो सेक्शन डी की बात करें तो ये वाला जो सेक्शन होता है ना वो 3 मार्क का होता है, और जब एग्जाम में ये वाला सेक्शन आता है तो 3 मार्क्स के अंदर आपको जो लिखना रहता है वो आपको टोटल 6 पॉइंट लिखना है, या तो एक पेज भर के लिखना रहता है। ठीक है, ये मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं, एटलीस्ट एक पेज तो होना ही चाहिए, तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। या छोटे छोटे 6 पॉइंट लिख सकते हो या बड़े बड़े 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज मीन्ड बाय ग्राफ, नेम इट्स टाइप्स। तो देखो ग्राफ का मतलब क्या होता है, तो ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर। मतलब ग्राफ मतलब होता है कि हम लोग एक ऐसे ऑब्जर्वेबल डेटा का रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय वे ऑफ अ पिक्चर। और कितने टाइप्स होते हैं ग्राफ के वो मैंने देके रखा है। पहला होता है टाइम सीरीज ग्राफ, दूसरा होता है ग्राफ फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर आते हैं हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और तीसरा है लॉगरिथमिक ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 3 टाइप्स है मेनली ग्राफ के। क्लियर? तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आपको इतना ही लिखना होगा क्योंकि इसमें इससे ज्यादा कंटेंट है ही नहीं। देन बात करें 48, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ इट्स कंसेप्ट। तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने आपको दी है वो प्रोफेसर हेंसन ने दी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ उनके हिसाब से क्या है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन द टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब होता है कि जो नेशनल इनकम है उसका ग्रोथ रेट होना, यानी कि नेशनल इनकम बढ़ना, या तो फिर कंट्री के अंदर जो भी टोटल क्वांटम, क्वांटम यानी कि जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो टोटल क्वांटिटी है गुड्स और सर्विस की कंट्री में वो बढ़ना, और उसी को ही अपने क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो दो चीजें याद होनी चाहिए, एक नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए कंट्री के अंदर, ठीक है, और दूसरा जो भी क्वांटिटी है गुड्स और सर्विस की वो बढ़नी चाहिए। डन। अब हम लोग देखते हैं इसके लिमिटेशंस। तो पहला क्या देके रखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज को ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि अभी मैंने नहीं बताया आपको क्वांटम चेंजेस, यानी कि जो क्वांटिटी है वही बदल रही है, क्वालिटी पे ये लोग ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ क्वांटिटी पे ही ध्यान दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो कौन सी कंट्रीज में देखने को मिलता है, ऐसी कंट्रीज जो डेवलप्ड है। ठीक है, यूएसए हो गया, यूके, जापान, ये सारी कंट्रीज में आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। और वो लोग सिर्फ क्वांटिटी पे ही ध्यान देते हैं, क्यों पता है, क्योंकि उनकी कंट्री में हर प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया होती है, दैट्स वाई क्वांटिटेटिव चेंज देखने को मिलता है। तो ये इसका पहला लिमिटेशन है। दूसरा, इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। देखो कंट्री के अंदर ना लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ सकती है, कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, पर जो इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना वो बदलेंगे नहीं, वो ऐसे के ऐसे रहेंगे। अब इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी क्या है, इसका मतलब होता है जैसे मान लो मेरे काम करने का जो टाइम पीरियड है, या तो मैं ऐसा कहूंगा मेरा बिहेवियर, लोगों का एटीट्यूड काम को लेकर के, वो सारी चीज तो ऐसी की ऐसी रहेगी ना, उसमें थोड़ी चेंज होगा। जैसे मान लो आज की डेट में इंडिया डेवलपिंग है, ठीक है, और इसका हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होकर हम लोग डेवलप कंट्री बन जाते हैं, तो कंट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर, उनकी जो विचार है, उनका सब कुछ, एटीट्यूड कह लो या काम करने का पैटर्न, वो तो सेम रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। सो ऐसा कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम ही बढ़ती है, और जो इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, साइकोलॉजी वाइज लोगों के अंदर, वो तो एज इट इज रहते हैं, उसमें कोई तरह का चेंज नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट है तीसरा,
द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एंड डेपिक्ट्स का मतलब होता है शो करना। ये जो कंसेप्ट है ना इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो नैरो है, मतलब एक छोटा कंसेप्ट है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताता है, राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट मतलब होता है प्रोडक्शन, कि कैसे भी करके कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। ठीक है, इस वजह से ये सिर्फ फोकस किस पे करता है, प्रोडक्शन पे करता है, कि रेट और एक्सटेंट कितना प्रोडक्शन बड़ा है। दैट्स व्हाई इस कंसेप्ट को अपने नैरो कंसेप्ट कहते हैं। एंड द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट इन यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल। और ये कंसेप्ट कभी भी लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, वेलफेयर का मतलब डेवलपमेंट, कि लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए कभी भी यूज नहीं होता। सो दैट्स व्हाई ये इसका लिमिटेशन है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 49 पे। व्हाट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। पीक्यूएलआई क्या होता है, तो देखो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को हम लोग पीक्यूएलआई कहते हैं। इसको ढूंढा किसने है, तो इसको ढूंढा है मॉरिस डेविस। मॉरिस ने इस कंसेप्ट को डेवलप किया है। और पीक्यूएलआई जो है वो यूज किया जाता है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, लोग किस टाइप के गुड्स को यूज करते हैं, कंट्री के अंदर क्या क्वालिटी है लोगों की लाइफ की, वो इसमें कंसीडर किया जाता है। ठीक है। एंड देयर आर 3 डिटर्मिनेंट्स टू मेजर पीक्यूएलआई। 3 तरीके से हम लोग पीक्यूएलआई को मेजर कर सकते हैं। पहला है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, तो इसमें क्या आएगा, तो लिटरेसी लेवल, जो भी कंट्री में लिटरेसी रेट है, ठीक है, वो बताता है कि कंट्री की सिचुएशन कैसी है। एंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, उसको एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन कहते हैं, कि अपनी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तब हमको पता चलता है कि कंट्री में एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन कितना है। और आपको पता है एजुकेशन क्या शो करता है, कि लोगों की वेलफेयर हो रही है कि नहीं, वो शो करता है। और ये इंडिकेट करता है ह्यूमन एफिशिएंसी को। ह्यूमन एफिशिएंसी मतलब हमारा, अगर हम लोग एजुकेटेड होंगे तो हम ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। सो इसकी एफिशिएंसी को शो करता है। सो ह्यूमन एफिशिएंसी को शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बार मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ये कंसेप्ट वापस एक बार बता देता हूं कि नंबर ऑफ ईयर्स, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके वो कितने साल तक जिएगा ना, वो उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कि हम लोग लाइफ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने साल कोई भी बच्चे जी रहे हैं या इंसान जी रहे हैं इंडिया के अंदर या कोई भी कंट्री में। जैसे इंडिया की बात करें तो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स है 2014 के रिपोर्ट के हिसाब से। यानी कि ज्यादातर लोग जो है वो 68 ईयर्स तक जीते हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर लोगों की बढ़ेगी तो ये क्या शो करेगा, कि कंट्री का जो सोशल एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो रहा है, जो कंट्री में वेलबींग लोगों की अच्छी हो रही है, साथ साथ में ये एक अच्छी मेडिकल सर्विस को भी रिफ्लेक्ट करता है। डन। नेक्स्ट है नंबर 3, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। यानी क्या होता है, तो नंबर ऑफ इन्फेंट, यानी कि नंबर, इन्फेंट मतलब ऐसे बच्चे जिनकी एज 1 साल से छोटी हो, उनको इन्फेंट कहा जाता है। ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में क्या आता है, कि कितने बच्चे जिनकी एज 1 साल से छोटी है, जो 1 साल खत्म होने से पहले मर जाते हैं, और उनको कंपेयर किया जाता है 1000 बच्चों में से। ठीक है, कि 1000 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो उनकी 1 साल उम्र खत्म होने से पहले मर जाते हैं, उसको कंसीडर किया जाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में। और आपको पता है ये जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है ना, वो कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो अगर कम होगा, लोग बच्चे कम मरेंगे, ठीक है, तो कंट्री के लिए अच्छी बात है। ये रिफ्लेक्ट करता है कंट्री का सोशल स्टेटस और वेलफेयर, की कंट्री में वुमेन्स का सोशल स्टेटस क्या है, वेलफेयर कितना हो रहा है। और इफ इट फॉल्स, अगर ये कम होता है तो हम ऐसा कहेंगे कि कंट्री में हेल्थ सर्विस में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। क्लियर। तो पीक्यूएलआई के टोटल 3 इंडिकेटर थे। पहला था एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और तीसरा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देके रखा है नंबर 50, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटी एज इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो देखो, ड्रिंकिंग वाटर मतलब क्या होता है, तो पॉपुलेशन की जो हेल्थ है ना, वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है पानी के ऊपर, और जो भी क्लीनलीनेस की फैसिलिटी है उसके ऊपर। और सेंसस रिपोर्ट 2011 के हिसाब से इंडिया में 63.3% फैमिलीज को प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलता था थ्रू ट्रीटेड सोर्स। प्रॉपर सोर्स है, कितने परसेंट, 63.3%। ठीक है, ये सारे डेटा को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आपको डेटा भी लिखना है, उसके भी मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है। और जो 8.67 फैमिलीज है, उनको उनको मिलता था अनट्रीटेड टैप वाटर, यानी कि ऐसे ही नल का पानी मिलता था। और 26% लोगों को पानी मिलता है अदर सोर्सेज से, जिसमें आ गया वेल, कुआं जो होता है, हैंड पंप,
ट्यूबवेल, स्प्रिंग, रिवर, कैनाल, पॉन्ड, ये सबसे इन लोग को पानी मिलता है। और प्योर ड्रिंकिंग वाटर के एब्सेंस से जो पॉल्यूटेड वाटर है वो बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से लोगों को, बच्चों को, हर एक को वाटर बॉर्न डिजीज हो सकते हैं, यानी कि जो पानी से पैदा होने वाले डिजीज हो सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा पॉवर्टी शो करता है। जितना खराब पानी होगा कंट्री में पीने को, उतनी ज्यादा पॉवर्टी लेवल बढ़ेगा, पॉवर्टी सीवियर हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स। तो देखो, सेंसस रिपोर्ट 2011 के हिसाब से अपनी कंट्री में ना 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, और आपको पता है उसमें से इंडिया में 66% लोगों के घर पे टॉयलेट है घर के अंदर, जबकि बाकी के 34% फैमिलीज है ना, वो कॉमन टॉयलेट्स का यूज करते हैं। और लैक ऑफ क्लीनलीनेस, मतलब साफ सफाई की कमी, पॉल्यूशन, फिजिकल वीकनेस, ये सब से क्या होता है, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और जिसकी वजह से लोगों को हम सीधी सी बात है, देखो, लोग अगर खुले में जाएंगे तो गंदगी बढ़ेगी, ठीक है, कचरा होगा, मतलब आप कह सकते हो कि पॉल्यूशन बढ़ेगा। बट अगर लोगों के घर पे टॉयलेट होगा ना, तो साफ सफाई रहेगी, लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। तो कंट्री की पॉवर्टी टॉयलेट्स भी शो करते हैं कि कंट्री में कितने टॉयलेट्स अवेलेबल है। तो देखने जाए तो टोटल 100% फैमिली है, कितने लोगों के घर में टॉयलेट है, तो 66%। और कितने लोगों के घर में टॉयलेट नहीं है, जो लोग कॉमन टॉयलेट्स का यूज करते हैं या खुले में जाते हैं, तो वो हो गए 34%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विथ एन एग्जांपल एंड गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो, हम लोग पहले देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और कितने टाइप्स है अनएम्प्लॉयमेंट के, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई भी पर्सन काम करने को तैयार है, कैपेबल भी है, ठीक है, वो काम कर सकता है, और उस मार्केट में जो भी वेज रेट चल रहा है, जो भी सैलरी चल रही है, उसमें भी वो काम करने को तैयार है, बट उसके बावजूद उसको काम नहीं मिलता, तो उसको हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। इस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और वो जो पर्सन ठहरा उसको हम लोग कहेंगे अनएम्प्लॉयड। ठीक है। अब देखो, टोटल 5 अलग अलग तरह के अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बुक में देके रखे हैं। पहला है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट, फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके सारे टाइप्स जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और यहां पे थोड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है, फ्रिक्शनल होगा, ठीक है, FRICTIONAL। ठीक है, तो ये स्पेलिंग थोड़ा कंसीडर कर लेना। चलो, पहला देखते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो काम करने को तैयार है करंट वेज रेट पे, और उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, ठीक है, वो काम करने के लिए उसके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी है, बट उसके बावजूद उसको काम नहीं मिलता। तो पता है आप लोग को, हम लोग उसको फुल्ली अनएम्प्लॉयड भी कहते हैं और ओपनली अनएम्प्लॉयड भी कहते हैं। तो इसके दो नाम है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट तो है, फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और ये टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो आपको ज्यादातर 15 to 25 ईयर्स की एज ग्रुप में देखने को मिलता है। अच्छा, बात करें तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क के अंदर ना आप दो लाइन लिखोगे ना तो सफिशिएंट है, क्योंकि फिर अगर ज्यादा डिटेल में लिखने जाओगे तो भाई टाइम भी निकल जाएगा, और आपका बोलते ना टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, और मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे। सो मैं ऐसा कहूंगा 1 या 2 पॉइंट लिखना इस आंसर में, और मैंने भी उसी तरह से बताया कि एक एक दो पॉइंट ही बताए हैं, तो एग्जाम में आप लोग भी इतना ही लिखना। और यहाँ पे मैं जो भी कंटेंट बताता हूँ ना, मैं सब कुछ नहीं भरता, मैं लिमिटेड चीजें आपको बताता हूँ कि ठीक है, एग्जाम में कितने मार्क्स में कितना लिखना चाहिए ना, वही बताता हूँ। और अगर मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग लिख लेते हो ना, डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये एक पढ़ा लिया मैंने आपको, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो देखते हैं। तो जो लेबरर्स है वो अपने फुल्ली कैपेबिलिटीज को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ या तो सर्टेन पीरियड के लिए या तो पूरी तरह से, और वो एक्सेप्ट करते हैं लेस कैपेबल जॉब को, तो उसको अंडर एम्प्लॉयड कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कोई पर्सन है जिसको कंप्यूटर इंजीनियर की डिग्री रखता है, और वो काम कहां कर रहा है, गैराज में काम कर रहा है। मतलब हम ऐसा कहेंगे कि कोई पर्सन अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से ना लेते हुए वो लोअर कैडर जॉब को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब थोड़ी कम पोजीशन वाली जॉब को वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसको अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, मजबूरी में, जब उसको उस फील्ड में काम नहीं मिला तो मजबूरी में उसको गैरेज में काम करना पड़ा। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं कि एक सीए क्लर्क का काम कर रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या हुआ, अंडर एम्प्लॉयड हुआ। डन। नेक्स्ट आगे बढ़े, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना चारों सब्जेक्ट की, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है, चारों सब्जेक्ट की मिला के 1999, यानी कि 2000 रुपए में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे।
एज वेल एज हमारी बहुत बढ़िया टीम है। कल्पेश सर जो है वो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे और मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा। और सच बता रहा हूं इसमें काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, काफी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इसमें अगर ज्वाइन होते हो ना तो सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपको हर एक चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आप वहां पे टेस्ट दे पाओगे, मतलब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आप अलग अलग टेस्ट दे पाओगे। एज वेल एज आपको वहां पे काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके बोर्ड की एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हमारी इस ऐप में लाऊंगा, सुप्रीम बैच में लाऊंगा, जो इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको पहले ऐप में दूंगा। तो सच बता रहा हूं, आप सब लोग ऐप में जुड़ जाओ। और अगर आप लोग हमारे इस कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in। ठीक है, अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा ऑफिस का नंबर है 7202012221। ठीक है, इस पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, अगर कैसे ज्वाइन होना है तो बता देता हूँ। ऐप को डाउनलोड कर दो, यूजीटी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगी आईफोन के अंदर। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना ऐप स्टोर से, और उसका जो ORG कोड होगा वो होगा VUGKX। ये अपना ORG कोड है, वो डाल देना तो अपनी ऐप चालू हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 3 देके रखा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पे बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हो और जिसमें से कुछ लोगों को हटा दिया जाए ना तो भी टोटल प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक खेत है, ठीक है, एक बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उस खेत के अंदर ना 5 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 5 पर्सन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें वो लोग मिल करके मान लो कि वो 100 टन्स के वीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितना? 100 टन्स वीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि इस 5 लोगों में से 2 लोगों को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, कोई भी 2 लोग, जरूरी नहीं है कोई यही दो, कोई भी 2 लोग को हटा देते हैं। अब बचे कितने? 3 लोग। तो ये 3 लोग मिलके भी उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितना 5 लोग कर रहे थे, क्योंकि जमीन तो लिमिटेड है। ज्यादा लोग भरने से ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। देखो, ये 3 लोग भी उतना ही काम कर सकते हैं जितना 5 लोग मिलके कर रहे थे। दैट मीन्स क्या हुआ कि 2 लोग ज्यादा थे, तो जो 2 लोगों को निकाल दिया ना उसको हम लोग कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इन शॉर्ट हम ऐसा कहेंगे कि जरूरत कम की है और भरे पड़े हैं ज्यादा, जिससे क्या होगा पता है? इनकम सब में बटेगी और प्रोडक्टिविटी एक फार्मर की कम रहेगी। तो ये हम ऐसा कहेंगे, पहले ऐसा बहुत होता था और ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो अपनी कंट्री में ज्यादा है और खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? और दैट्स वाई इसको अपने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर देखने जाए तो पहले भी तो 5 के 5 लोगों को काम तो मिल रहा था, ठीक है, पर 2 लोग एक्स्ट्रा थे वहां पे। 2 लोग को निकालने से 3 लोग भी उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं जितना 5 लोग मिलके कर रहे हैं। दैट्स वाई इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, दिखता नहीं है पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो समझा देता हूं। देखो, कंट्री के अंदर ना उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, इन्फ्लेशन डिप्रेशन चलता रहता है। जब कंट्री का अच्छा समय होता है जिसको प्रॉस्पेरिटी का पीरियड कहते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, डिमांड अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा है, लोगों को काम मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट अच्छा हो रहा है। पर जब कंट्री में होता है डाउनफॉल यानी कि डिप्रेशन आता है, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं मंदी, कोरोना के टाइम पे बहुत मंदी थी मार्केट में। ठीक है, तो जब डिप्रेशन आता है तो उससे क्या होता है पता है? लोग अपनी डिमांड को कम कर देते हैं, लोग चीजों को या गुड्स और सर्विस को खरीदते नहीं है। और जब लोग चीजों को ही नहीं खरीदेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, तो जो इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्शन को कम कर देगी और बहुत सी इंडस्ट्री बंद भी हो जाएगी। कोरोना के टाइम पे अपने ने देखा कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो बंद हो गई या उन्होंने अपने प्रोडक्शन को कम कर दिया। अब प्रोडक्शन को कम करेगी तो सीधी सी बात है, लेबर्स को निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा काम से। एंड सो डिप्रेशन जो है वो एक रीजन बन जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कि डिप्रेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट में मंदी आने की वजह से मार्केट में लोगों का काम चला गया है। ठीक है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है और इसी टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को अपने डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं,
ट्रेड साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं और तीसरा नाम है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसके 3 नाम है, क्लियर। और ऐसा ना आपको देखने को मिलेगा, इसका एग्जांपल दो तो जो सूरत में हम ऐसा कहेंगे जो डायमंड इंडस्ट्री है उसमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जब पीक सीजन होती है तब बहुत लोगों को हायर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब सबकी जरूरत पड़ती है जो डायमंड होता है उसको पॉलिश करने में, बट जब सीजन चली जाती है तो फिर लोगों को निकाल भी दिया जाता है, ठीक है। और ये हम ऐसा कहेंगे ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जब कंट्री में वापस बूम आ जाता है, ठीक है, वापस प्रॉस्पेरिटी आ जाती है तो वही लोग को वापस काम पे भी बुला दिया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो लास्ट है नंबर 5 फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान कोई भी तरह के चेंज होते हैं डिमांड में, प्रोडक्शन में, या लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदल जाता है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, या कोई नया गुड्स मार्केट में एंटर करता है, तो उस टाइम पे क्रिएट होता है अनएम्प्लॉयमेंट, और उसी अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देता हूं, आपको पता होगा पहले ना स्मार्टफोन की जगह पे बटन वाले कीपैड फोन चलते थे, पुराने मोबाइल फोन, ठीक है। अब पुराने मोबाइल फोन हटके कौन सा है, स्मार्टफोन आ गए। तो ऐसी कंपनीज जो पुराने मोबाइल फोन बनाती है, या तो ऐसे लेबरर्स जो इसका प्रोडक्शन, सेल्स और सर्विस करते थे, वो लोग का तो काम बंद हो गया, ठीक है, काम धंधा बंद हो गया, तो कुछ टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इसी तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को अपने फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। पहले पता होगा टाइपराइटर चलता था, कुछ भी करने के लिए ऐसे खट 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 करते थे, फिर ऐसे वापस करते थे, टाइपराइटर से हम लोग कोई भी चीज लिखा करते थे। बट जब से कंप्यूटर आए हैं टाइपराइटर मार्केट से चले गए हैं। तो वो जो कंपनी टाइपराइटर बनाया करती थी, या तो जो लोग टाइपराइटर का यूज करते थे वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। जो उसको बेचा करते थे वो सब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए तब तक जब तक वो नई टेक्नोलॉजी को सीख नहीं लेते, जब तक वो कंप्यूटर को सीख नहीं लेते। सो दैट्स व्हाई ये वाला भी शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। डन। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 52 क्वेश्चन है, डिस्कस द इकोनॉमिक कॉज फॉर हाई बर्थ रेट। हाई बर्थ रेट का क्या इकोनॉमिक कॉज है इंडिया के अंदर। तो पहला है कॉज लो लेवल ऑफ एजुकेशन। देखो इसके अंदर ना 3 ही पॉइंट्स है और 3 पॉइंट है, 3 मार्क आपको आराम से मिल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े ज्यादा पॉइंट दिए, अब आप याद कर लेना, समझ लेना, और एग्जाम में 3-4 पॉइंट भी लिख सकते हो, 2-3 पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, आप कैसे लिखते हो, और आपके पास कौन सी टाइप की सप्लीमेंट्री। बाकी बोर्ड की बात करें तो उनकी तो बड़ी सप्लीमेंट्री होती है। तो देखो लो लेवल ऑफ एजुकेशन में क्या दिया है, तो एजुकेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। कैसी, तो फीमेल का एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एजुकेशन नहीं मिलता, इनएडुकेट एजुकेशन होता है, तो जो स्मॉल फैमिली की जरूरत है वो लोगों को पता नहीं चलती, और उसकी वजह से फैमिली साइज बढ़ सकती है। तो फैमिली साइज बढ़ने के पीछे का कारण क्या है, एजुकेशन। अगर एजुकेशन अच्छे से मिले तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कम रहेंगे। तो हम ऐसा कहेंगे कि हाँ इनवर्स रिलेशनशिप है एजुकेशन और नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे। अगर फैमिली एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होंगे। बट अगर फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है, इलिटरेट लोग हैं, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा होंगे, ठीक है। ऐसा काफी देखने को मिलता है। एंड इट इज फाउंड दैट एज कंपेयर टू इलिटरेट वुमेन, जो पढ़ी लिखी नहीं है औरत, इलिटरेट वुमेन है, तब वुमेन हेड, या तो फिर जो वुमेन जिसने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन लिया है ना उसके कम बच्चे होते हैं एज कंपेयर टू इलिटरेट वुमेन। जो औरत पढ़ी लिखी नहीं है उसके ज्यादा होते हैं, और जो ने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन भी लिया होता है ना उनके बच्चे कम होते हैं। तो एजुकेशन और नंबर ऑफ चिल्ड्रन का सीधा कनेक्शन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। दूसरा है नंबर 2 लो लेवल ऑफ इनकम। तो जब फैमिली की इनकम लो होती है, ठीक है, तो वो लोग ज्यादा बच्चे को पैदा करते हैं। वो लोग ना बच्चे को एसेट्स मानते हैं, बर्डन नहीं मानते हैं, ठीक है। और वो लोग मोर द मैरियर वाले कंसेप्ट पे वर्क करते हैं, मतलब जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं पता है, बच्चों से काम करवाते हैं, और वो उसको एज अ इनकम सोर्स देखते हैं कि वो बच्चा काम करेगा, हमको पैसे ला के देगा। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी चाय की दुकानों में, ठीक है, या छोटे छोटे खाने पीने की दुकानों में बच्चे काम करते हैं, ठीक है। और या तो रोड पे वो लोग भीख मांग रहे होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं वहां पे पैसा मांग रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज इनकी लेवल ऑफ इनकम कम होती है, और जिसकी वजह से वो लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं और उनसे ऐसा सब काम करवाते हैं जिससे फैमिली की इनकम बढ़े, ठीक है। तो एक ये भी कारण है। और तीसरा है हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अच्छा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि
कि कोई भी बच्चा 1 साल की उम्र से पहले मर जाता है और उसको कंपेयर किया जाए 1000 बच्चों में से, तो उसको अपने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गिनते हैं। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होने के पीछे कारण क्या होगा? उसके पीछे कारण पॉवर्टी हो सकती है, या गर्ल चाइल्ड को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, न्यूट्रिशनल फूड नहीं दिया जा रहा है, फ्रीक्वेंट अबॉर्शन हो रहा है वुमेन में, या एज ओल्ड प्रैक्टिस चल रही है, मतलब बुढ़ापे में बच्चे लाने की कोशिश की जा रही है, या उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि उनके पास दवाई या ऐसा कुछ लेने का कुछ भी नहीं है, या हम ऐसा कहेंगे कि 2 चिल्ड्रन के बीच में गैप कम है। तो ऐसे काफी सारे कारण हैं जिससे बच्चे मर जाते हैं, और जो हाई टेंडेंसी जब इसमें होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है, तो बर्थ रेट भी ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? चलो, तो ये क्वेश्चन अपना होता है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन। इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है एग्रीकल्चर, तो क्या क्या इसके पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने होंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे मैंने थोड़े ज्यादा पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, आप लोग एग्जाम में एक पेज जितना अपने मन से बना के लिख सकते हो। और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसको कभी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप खुद बना के ही लिखना है ऐसे क्वेश्चंस को, अपने ओन वर्ड्स में मार्क्स मिल जाएंगे। पहला है, इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर अपनी कंट्री में मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादातर एग्रीकल्चर से मिल रहा है कंट्री के अंदर। अभी का अगर डेटा देखें तो 49%, मतलब देश की आधी जनता तो कौन से सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। तो ये सेक्टर तो बहुत जरूरी है कंट्री के लिए। पता है आपको, ये सेक्टर्स रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को। सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, इसके अलावा अपनी कंट्री में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने का भी काम करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमको फॉरेन एक्सचेंज भी पैसा मिलता है, फॉरेन इनकम मिलती है। और रूरल एरियाज के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का भी एक बहुत बड़ा मार्केट रूरल एरिया है। देखो, एक सिंपल चीज आपको मैं समझाता हूं। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल किसको देता है? रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल सेक्टर को देता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल, जो भी है, सबको रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। प्लस ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, कंट्री की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है, और ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हैं। तो कोई भी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर ना। देश की 49% जनता तो उसमें जुड़ी है, आधा देश तो एग्रीकल्चर में है। तो कोई भी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ होगी, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स कहाँ बिकेगी? एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो हम ऐसा कहेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सारी की सारी डिपेंड है रूरल एरिया पे, गांव पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री, जो अपनी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, वो सीधी कनेक्टेड है एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी पे। मतलब एग्रीकल्चर जितना अच्छा होगा उतना ही कंट्री में हमारी कंट्री आगे बढ़ सकती है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वजह से अपनी कंट्री में फूड सिक्योरिटी भी होती है, और अपने कंट्री के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बढ़ती है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से। प्लस कंट्री में पॉवर्टी रिडक्शन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी वाली प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। और एग्रीकल्चर इनकम बढ़ने से जो सेविंग्स है लोगों के, जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो भी बढ़ते हैं। और ऐसा कहेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अपनी कंट्री का बैकबोन माना जाता है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट एज बैकबोन इज टू द ह्यूमन बॉडी। जैसे अपने पीछे का जो बैकबोन होता है, आज मैं खड़ा हूं तो मेरे बैकबोन की वजह से, रीढ़ की हड्डी की वजह से, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि रीढ़ की हड्डी है हमारे कंट्री के लिए। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डूबा तो देश डूब जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ा तो देश भी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ ट्रेड विथ हाइपोथेटिकल इलस्ट्रेशन। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है वो समझते हैं। तो देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जहां पे वैल्यूज रिकॉर्ड की जाती इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, बट सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल गुड्स। यहां पे सर्विसेज नहीं आता, यहां पे सिर्फ क्या आता है? गुड्स आते हैं। इस पे मैं अभी भी फोकस कर रहा हूं, एग्जाम में ये चीज तो आपको लिखनी पड़ेगी, ये सबसे मेन वर्ड है, ठीक है। मर्चेंडाइज गुड्स कहो या टेंजिबल गुड्स कहो, एक ही बात है। तो मर्चेंडाइज या टेंजिबल गुड्स का जो स्टेटमेंट होता है कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ये होता है 1 साल के लिए, ठीक है। बाय एक्सपोर्ट, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का तो उसको रिसिप्ट साइड पे लिखा जाता है, ठीक है, रिसिप्ट साइड पे एंट्री होती है। और जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट साइड जो होता है वहां पे लिखा जाता है।
और एक्सपोर्ट करने से जो पैसा आता है वो पैसे को हम लोग यूज करते हैं गुड्स के इंपोर्ट के टाइम पे। इंपोर्ट के टाइम पे वो पैसे को यूज किया जाता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर रिसिप्ट होती है एक्सपोर्ट से, वो क्रेडिट साइड पे शो की जाती है, और जो पेमेंट होता है इंपोर्ट से वो डेबिट साइड पे शो किया जाता है। इसकी भी डेबिट और क्रेडिट साइड दो अलग अलग साइड होती है। और ये हमको क्लियर हो जाएगा एक एग्जांपल देख के बैलेंस ऑफ ट्रेड का। देखो आपको खुद से ही एग्जांपल बना देना है, बहुत इजी है, ठीक है। ये हम लोग कहेंगे रिसिप्ट है, क्रेडिट साइड, ठीक है, और ये है अपनी डेबिट साइड। देखो क्रेडिट साइड पे इनकम्स देके रखी है और यहाँ पे पेमेंट देके रखे हैं, जैसे शुगर है, टी है, कॉफी है, जूट है, ठीक है, लेदर प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ इन लाख करोड़, ठीक है, ऐसा कुछ लिख लेना, इन करोड़ या समथिंग, ठीक है। तो ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट है। ये दोनों का आप देख सकते हो कि अपनी कंट्री की जो इनकम है वो कितनी हो रही है, 4845, और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस मतलब पेमेंट कितना कर रहे हैं इंपोर्ट के पीछे, 1125। और इसके सबके नाम याद रख लेना। ये सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे इनकम आ रही है, वो सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमको पेमेंट करना पड़ रहा है। जैसे ऑयल हो गया, हैवी मशीन्स, ड्रग्स, केमिकल्स, मेटल्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, फ्रॉम द इलेस्ट्रेशन, और ये ना आपके बुक में नहीं दिया है, क्या आप लोग को खुद बना के लिखना होगा, और इसी टाइप से आप लोग लिखना है एग्जाम में, जिससे आपको पूरा मार्क्स मिल जाए। चांसेस तो कम है ऐसे क्वेश्चन आने की, पर पूछ भी सकते हैं, ठीक है। गाला में दिया है तो चांसेस है कि पूछा जा सकता है। और ये इलस्ट्रेशन के बेसिस पे हमको ये तो क्लियर हो गया कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो शो कर रही है टेंजिबल गुड्स को। किसको? टेंजिबल गुड्स। यहाँ पे सर्विसेज देखो एक भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि अपनी कंट्री का रिसिप्ट जो है एक्सपोर्ट से जो इनकम आ रही है वो कम है, किससे? हमारे पेमेंट से। पेमेंट ज्यादा जा रहा है और हमारी कंट्री की इनकम जो है वो कम है। हम इसकी वजह से ऐसा भी कहेंगे कि अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है? डेफिशिएट है। डेफिशिएट का मतलब होता है जहां पे इंपोर्ट ज्यादा होना, एक्सपोर्ट कम होना। और अगर मान लो अपनी कंट्री में रिसिप्ट ज्यादा होती, इनकम ज्यादा होती और पेमेंट्स कम होते, तो उसको सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। और अगर मान लो जो प्रपोर्शन है रिसिप्ट और पेमेंट का वो इक्वल हो, तो उसको बैलेंस इन ट्रेड कहते हैं। पर बैलेंस इन ट्रेड पॉसिबल नहीं है, या तो आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा या तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, ठीक है, या सरप्लस होगा या डेफिशिएट होगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का डेफिशिएट है, क्योंकि हम लोग पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट पे और जो इनकम है एक्सपोर्ट पे वो कम है। क्लियर। तो ये हमने पढ़ लिया बैलेंस ऑफ ट्रेड, और मैंने आपको इसका बढ़िया सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है आपके मन से बना के एग्जांपल दे दो। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर 55, मेंशन द टाइप्स एंड अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसके टाइप्स बताने और हमको इसके अकाउंट्स बताने हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ना मैं आपको समझा देता हूं। जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में फर्क पता है क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ गुड्स आते हैं, ठीक है, यानी कि हम कहेंगे फिजिकल गुड्स या टेंजिबल गुड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज दोनों आती है। क्लियर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और दूसरा जो होता है वो होता है अनबैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, दो तरह के होते हैं। अब बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? तो जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेम हो। देखो ये इतना डिटेल में मैं समझा रहा हूं, कोई नहीं आपको समझाएगा, अच्छे से सुनना। ठीक है, इंपोर्ट बराबर एक्सपोर्ट होता है, जो हमारी रिसिप्ट साइड होती है, ठीक है, यहां पे नहीं आएगा, यहां पे पेमेंट आता है। ठीक है, जो पेमेंट साइड होती है उतना ही हमारा कहेंगे रिसिप्ट होता है, जितना पेमेंट उतना रिसिप्ट। ठीक है, उसको अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब अनबैलेंस में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डेफिशिएट और दूसरा होता है सरप्लस। ठीक है, याद रखना दो तरह के होते हैं, डेफिशिएट और सरप्लस। डेफिशिएट मतलब जहां पे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा है, हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और हमारा एक्सपोर्ट कम है। ठीक है, एक्स लिख लेता हूं। और सरप्लस क्या होता है? तो एक्सपोर्ट ज्यादा है और हमारा इंपोर्ट कम है। बस ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। अब यहां पे क्या दिया है ना वो अपने देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या देके रखा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो दो तरह के होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस तब माना जाता है, जो ऐसा मैंने ऊपर बताया, जहां पे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड सेम हो, यानी कि अपना
इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेम हो या तो पेमेंट और रिसिप्ट जो है वो सेम हो, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट अनबैलेंस तब माना जाता है जब उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड अनइक्वल हो, ठीक है। अनइक्वल या तो हम कहेंगे कि इक्वल ना होना, जिसमें दो तरह के टाइप्स आ जाते हैं, जैसे डेफिशिट और सरप्लस, ठीक है। डेफिशिट मतलब क्या होता है, जहां पे हमारे पेमेंट जो है वो ज्यादा है, यानी कि हम लोग इंपोर्ट जो है वो ज्यादा कर रहे हैं और रिसिप्ट जो है वो कम है, एक्सपोर्ट कम है, जैसे अपने ने बैलेंस ऑफ ट्रेड में देखा था, वैसा ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है, पर फर्क कितना है, इसमें गुड सर्विस दोनों आ जाते हैं। तो इसको डेफिशिट कहते हैं, जहां पे हमारी क्रेडिट साइड कम होती है और डेबिट साइड ज्यादा होती है। और दूसरा होता है सरप्लस, जहां पे हमारे पेमेंट जो है वो कम है और हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब हम ऐसा कहेंगे हमारे इंपोर्ट जो है वो कम है, जैसे अमेरिका का ऐसा ही है, इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाके ज्यादा बेचते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो दो तरह के अकाउंट देखने को मिलते हैं, पहला है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या होता है, जहां पे क्रेडिट और डेबिट एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, किस तरह से, तो पहला इसमें रिकॉर्ड किया जाता है मर्चेंडाइज गुड्स यानी कि यहाँ पे सिर्फ टेंजिबल गुड्स, जो आपने अभी पढ़ा ना बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे, उसकी क्रेडिट और डेबिट एंट्री करेंगे, और जो पेमेंट किया जाता है मर्चेंडाइज इंपोर्ट पे, अगर वो ज्यादा हो और हमारी रिसिप्ट कम हो तो डेफिशिट बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, और इसकी अपोजिट सिचुएशन में सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, इसमें सर्विसेज नहीं आती, ठीक है। करंट अकाउंट में पहला है ट्रेड इन मर्चेंडाइज गुड्स और दूसरा है ट्रेड इन इनविजिबल और सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज की बात करें तो वो रिकॉर्ड की जाती है क्रेडिट साइड पे, और अगर पेमेंट करते हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। और जब हम लोग ए और बी दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, ये ए और ये जो बी, यहाँ पे 1 और 2 है, बट यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ए और बी को जब हम प्लस करेंगे तो हमको मिलता है करंट अकाउंट बैलेंस, यानी कि दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट और एक होता है कैपिटल। तो करंट अकाउंट में दो चीजें रिकॉर्ड होती है, एक टेंजिबल गुड्स और दूसरी होती है सर्विसेज, और टेंजिबल गुड्स को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, और जब ए और बी को प्लस करेंगे तो मिलेगा करंट अकाउंट का बैलेंस। अब बात करें तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो कैपिटल अकाउंट में रिसिप्ट और पेमेंट होते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन जो एसेट्स के किए जाते हो, जैसे कि मनी एसेट्स में आ गया बॉन्ड्स, शेयर, गोल्ड, कैपिटल लोन्स, ये या तो अदर टाइप के फिक्स कैपिटल्स, ये सारे आ जाते हैं अपने किसके अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर। एंड जो टोटल ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जब मैं टोटल करूंगा इन दोनों के अकाउंट का तो मेरे को क्या मिलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट मिलेगा। बोलो क्लियर हो गया ना। तो शॉर्ट में बता दूं, करंट अकाउंट में दो चीजें आती है, मर्चेंडाइज गुड्स या तो हम कहेंगे विजिबल गुड्स या टेंजिबल गुड्स, और दूसरी आ जाती है सर्विसेज, और कैपिटल अकाउंट में सारी कैपिटल एसेट्स जो है वो इंक्लूड हो जाती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है नंबर 56। क्या क्वेश्चन में दिया है, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, 3 पॉइंट्स बताने हैं इंडस्ट्री को लेकर के। तो पहला क्या देके रखा है, कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। तो भाई देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या तो हम कहेंगे इंडस्ट्री का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम के अंदर। इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिपेंडेंस से अभी तक जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना अपनी कंट्री में, उसका सबसे ज्यादा डोमिनियंस था, यानी कि उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस था एग्रीकल्चर सेक्टर का। बट धीमे धीमे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो डाउन जाता जा रहा है, उसका नेशनल इनकम में जो शेयर है वो कम हो गया है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर बढ़ गया है। देखो 1951 में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में था 16.6, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और 2013-14 के अंदर वो हो गया 27%, मतलब हम ऐसा कहेंगे नेशनल इनकम में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और कंट्रीब्यूशन बढ़ने से कंट्री में इंडस्ट्रियल गुड्स भी जो है वो ज्यादा बढ़े हैं। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिखो, सफिशिएंट है, एक पेज आराम से भर जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, तो इंडिया एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे लेबर सप्लाई काफी ज्यादा है और उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो प्लांट एफर्ट्स डालने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा सकती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आपको पता है 1951 में 10.6% लेबर्स काम करते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और आज की डेट में 24.3% लेबर्स काम करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें ना तो वो एक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक यूज करती है, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर्स का यूज करती है प्रोडक्शन करने के लिए। तो दैट्स व्हाई जितनी ज्यादा लेबर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ेगी उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी
बढ़ेगा। और लास्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट इनकम। तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह ही इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एग्री प्रोडक्शन करके अपने जो भी जनरेट करता है सरप्लस, मतलब जो भी प्रोडक्शन करता है सरप्लस गुड्स का, उसको हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट, यानी कि दूसरी कंट्रीज में बेचते हैं, ठीक है। और जब सरप्लस आइटम जो है उससे हमको मिलता है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो भी एक्स्ट्रा कंट्री में प्रोडक्शन हुआ है उसको दूसरी कंट्री में बेचने से मेरे को क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज, यानी हमारी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। फॉरेन का पैसा कंट्री में आएगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा। और 2013-14 के अंदर 2/3 शेयर था एक्सपोर्ट में, किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। यानी अगर 3 चीज एक्सपोर्ट हो रही है ना, तो उसमें से 2 चीज तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की थी, ठीक है। 3 में से 2 चीज इंडस्ट्रियल सेक्टर की थी। तो आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट इनकम में भी काफी कंट्रीब्यूशन है। और हम ऐसा कहेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर सिर्फ और सिर्फ कंट्री के सिटीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, बल्कि वो कंट्री के बाहर बेच के भी, सरप्लस प्रोडक्शन को बेच के भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो 3 अपने ने इंपॉर्टेंस देखे, पहला नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट में, और तीसरा एक्सपोर्ट इनकम में। बोलो क्लियर हो गया। तो देखो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पूरा सेक्शन समझाया है। सेक्शन डी आज हमने कंप्लीट किया गाला पेपर 4 का। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।